हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज अपन बच्चों एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 है और आज का लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 4 तक हमने प्लेलिस्ट में क्रम से ऐड कर दिया है। आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, बढ़िया प्लेलिस्ट में देखिए और क्रम से तैयारी करिए। चलिए आज हम बात करेंगे बच्चों योगात्मक यौगिक क्या है और मुख्य रूप से इस चैप्टर का नाम है कार्बधात्विक यौगिक, यानी कार्बन से ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ यौगिक, उसका अध्ययन करोगे जो कि एकदम छोटा सा टॉपिक है। और मुख्य रूप से उपसहसंयोजी यौगिक इस चैप्टर का बच्चों मेन टॉपिक है, यानी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है वो उपसहसंयोजी यौगिक से पूछा जाता है, क्योंकि जो बच्चा उपसहसंयोजी यौगिक पढ़ लिया तो अथवा में क्वेश्चन वहीं से आ ही जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग भटकिएगा नहीं, बढ़िया तरीके से आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं बच्चों, एक सप्ताह लगेगा, मतलब 7-8 लेक्चर यदि हो जाएंगे तो अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम तो पता है कि कार्बधात्विक यौगिक, और एक प्रकार से बच्चों उपसहसंयोजी रसायन की बात कर लें या उपसहसंयोजी यौगिक की बात कर लें, इसी प्रकार से इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को है ना कार्बधात्विक यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले योगात्मक यौगिक है क्या, और आज बच्चों अपन यहाँ पर पहला लेक्चर लेकर आए हुए हैं, तो बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझना है। और यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर, सबसे मेन टॉपिक है और इसके बारे में बात करेंगे, परेशान नहीं होना। चलिए योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं बच्चों, कि जैसे हम 2 या 2 से अधिक लवणों को आपस में मिला दें। जब 2 या 2 से अधिक लवणों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद बच्चों जलीय विलयन बनाते हैं और उसको भी क्रिस्टलन करते हैं, मतलब जल को सुखा देते हैं, तो फिर वो आपस में मिलकर के एक नया यौगिक बनाता है, मतलब सीधा सीधा पूरा का पूरा जुड़ जाए। ठीक है, तो एक नया यौगिक बनाता है बच्चों। तो इस अभिक्रिया को एक प्रकार से हम योगात्मक यौगिक कह देते हैं, मतलब योगात्मक क्रिया बोलते हैं, और बनने वाला जो यौगिक है योगात्मक यौगिक बन जाता है। योगात्मक मतलब सीधा सीधा योग होकर के। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट है बच्चों, फिर Al2SO4 और साथ में 24H2O, इसको आपस में मिला दिया जाए, यानी ये लवण है बच्चों, ये भी लवण है, इसको अपन ने जल के साथ मिला दिया जाए, क्रिस्टलन करा दिया। क्रिस्टलन कराने के बाद ये सारे के सारे जुड़ जाते हैं, तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, इसी को बोलते हैं बच्चों 24H2O। इसी को क्या बोलते हैं जानते हैं, फिटकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिटकरी। क्या बोलते हैं बच्चों, फिटकरी। और इसी को बोलते हैं पोटास एलम। क्या बोलते हैं, पोटास एलम। ठीक, तो ये आपने समझा कि जब 2 या 2 से अधिक लवणों को, मुख्य रूप से यदि 2 लवण होते हैं तभी उसको हम द्विक लवण बोलते हैं, और 2 से अधिक हो गया तो भैया अपना संकुल हो गया। यानी कुल मिलाकर के जब लवणों को आपस में मिलाया जाता है ना, एक निश्चित अनुपात में जल के साथ मिला दिया जाता है बच्चों, और इसे घोल करके, इनको हम घोल करके एक क्रिस्टल बनाते हैं, और इस क्रिस्टल को जब हम देखते हैं तो एक योगात्मक यौगिक के रूप में प्राप्त हो जाता है बच्चों, है ना, एक नया यौगिक बन जाता है। 2 लवण आपस में मिल गए और नए यौगिक का निर्माण कर लिए बच्चों, तो ये हमारा जो बना हुआ यौगिक है वो आपका योगात्मक यौगिक है। और अभिक्रिया बच्चों योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। योगात्मक मतलब सीधा सीधा योग हो जाए, सीधा सीधा जुड़ जाए बच्चों, तो आपका क्या हो जाता है, योगात्मक यौगिक हो जाता है। ठीक है, तो पोटास एलम, ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि फिटकरी का सूत्र बताओ, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। तो ये बच्चों आप लोगों ने सीखा कि जब 2 या 2 से अधिक लवणों को आपस में मिलाया जाता है, 2 लवणों को आपस में क्या कर दें, मिला दें। आज का जो कुछ टॉपिक है उसे याद करने वाला चीज है, और इसे आप लोग लिख लेना और याद कर लेना। और जिन बच्चों ने नहीं लिखा या याद नहीं कर पाया तो भाई आप लोगों की कमी है। इसलिए तो कहता हूं कि यदि आपको नहीं भी लिखना है तो एक छोटा सा अमाउंट लगता है नोट्स के लिए, मात्र 100 रुपए चार्ज है, और प्रॉपर ऑल चैप्टर की केमिस्ट्री के नोट्स मिलते हैं। जिन बच्चों के यदि लेना है तो भैया कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। ठीक है प्यारे बच्चों, मात्र 100 रुपए चार्ज है और बढ़िया ऑल चैप्टर के नोट्स मिलते हैं। तो जिन बच्चों को लेना है तो इसी नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है। चलिए बात करते हैं आगे की कहानी। बच्चों हमने कहा कि योगात्मक यौगिक है वो योग करता है, योग करता मतलब जुड़ जाता है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो योगात्मक यौगिक है
योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक का वर्गीकरण, यौगिक का वर्गीकरण। इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन सा? एक तो आपका द्विक लवण, एक तो आपका द्विक लवण, और दूसरा जो वर्गीकरण है बच्चों ये आपका संकुल लवण, संकुल लवण। ध्यान रखना बच्चों, इसको हम संकुल यौगिक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संकुल यौगिक के भी नाम से जानते हैं। इसी को उप सहसंयोजी यौगिक के नाम से भी जानते हैं। उप सह संयोजी, उप सहसंयोजी यौगिक के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में उप सहसंयोजी रसायन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना बच्चों दो प्रकार है, इन दोनों प्रकार के बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये जो आपका द्विक लवण है ये अपना एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब एक परिभाषा पढ़ करके इसको छोड़ देना है। लेकिन जो बच्चों संकुल लवण, संकुल यौगिक, उप सहसंयोजी यौगिक, इसके बारे में तो ढेर सारा इस चैप्टर में कहानी ही कहानी है, तो अपन उस पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, अपना जो है ये द्विक लवण। द्विक लवण में क्या होता है? द्विक लवण में क्या होता है बच्चों, समझिएगा। द्विक लवण में होगा क्या कि ऐसे योगात्मक लवण है, तो योगात्मक लवण दोनों योग ही करते हैं। याद रखिएगा कि भाई जब दो लवणों को आपस में मिलाया, पानी के साथ बढ़िया उसको घोला, अच्छे तरीके से मिल गया और उसका क्रिस्टलन कर दिया, मतलब एक प्रकार से बच्चों उसको सुखा दिया, तो यदि एक नया हमें कुछ यौगिक प्राप्त हुआ, उन यौगिकों का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामूहिक रूप से उन्हें योगात्मक यौगिक के नाम से जानते हैं। अब योगात्मक यौगिक बन गया, तो इसमें भी दो प्रकार से वर्गीकरण इसलिए किया गया कि कुछ ऐसे यौगिक थे जिनको जल में यदि मिला दें तो अपने मूल अवस्था में वो रूपांतरित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। यानी जिनसे मिलकर बने हैं, जिनसे मिलकर बने हैं वो उसी में बच्चों वो अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे यौगिक हुए जो जल में परीक्षण ही दे देते, फिर से वो अपने मूल यौगिकों में रूपांतरित नहीं होते, उनको फिर हमने कहा संकुल यौगिक या संकुल लवण। ठीक है, तो देखिएगा कि ऐसे योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं, उन्हें हम द्विक लवण कहते हैं। मतलब जल के साथ हमने मिलाया तो वो टूट गए, अपने मूल अवस्था में आ गए, उन्हें हम द्विक लवण के नाम से जानते हैं। द्विक लवण में आप लोगों को तीन फार्मूला याद रखना है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों, और तीनों कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। पहला हम बात कर लेते हैं बच्चों, जो पहला होता है वो होता है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फार्मूला है, जैसे KCl को MgCl2 से मिला दें, ठीक है, और 6H2O, इनको मिलाकर क्रिस्टलन कराते हैं तो एक योगात्मक यौगिक मिलता है। तो इसका सीधा सीधा KCl MgCl2 इंटू MgCl2 6H2O, इसका नाम है बच्चों कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, क्या नाम है प्यारे बच्चों? कार्नेलाइट। क्या नाम है? कार्नेलाइट। ठीक सर। इसके बाद अभी मैंने बताया K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये जब बनता है ना प्यारे बच्चों, तो ये बनाता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसका नाम है प्यारे बच्चों फिटकरी। इसी को बोलते हैं पोटास एलम। क्या बोलते हैं? पोटास एलम। पोटासियम। और एक होता है प्यारे बच्चों मोहर लवण, ये होता है फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4
प्लस 6H2O। ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग बाद में भर भर के कमेंट करोगे, है ना। चलो, ये जब मिलता है बच्चों तो योगात्मक सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा FeSO4। ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है मोहर लवण। मोहर लवण। लो भाई, तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि द्विक लवण ऐसे लवण हैं जिनको यदि जल के साथ मिला दें तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और ये अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका फिटकरी है, ये पोटेशियम सल्फेट से मिलकर बना है, एल्यूमिनियम सल्फेट से, और पानी के कुछ अणु हैं। तो जब इनको तोड़ते हैं बच्चों जल के साथ, इनके यौगिक है, जल के साथ मिलाते हैं तो फिर से टूटता है। आपका बच्चों यहां पे प्लस रहना चाहिए, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। K2SO4 में, Al2SO4 में, है ना, और बच्चों आपका H2O में अपघटित हो जाता है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए द्विक लवण में कि भाई योगात्मक यौगिक बना है तो कहीं ना कहीं लवणों के आपस में मिलने से बना है, और लवणों को यदि भाई हमने मिलाया तो कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ, और फिर से उसको यदि जल के साथ मिला दें तो अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाए, तो ये बच्चों आपका एक प्रकार से द्विक लवण है, इसकी पहचान है। लेकिन कुछ ऐसे यौगिक बने, कुछ ऐसे यौगिक बने जो कि भाई साहब, कुछ ऐसे यौगिक बने जो कि अपने मूल अवयवों में विभक्त नहीं होते, वो परीक्षण देते ही नहीं है, वो आपके बच्चों कहला गए संकुल यौगिक। क्या कहला गए? संकुल यौगिक या संकुल लवण, यानी उपसंयोजी यौगिक के ऐसे आणविक यौगिक जो जल या किसी अन्य विलायक में घोले जाने पर अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं संकुल लवण। क्या बोलते हैं बच्चों? संकुल लवण। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, आप लोग समझिए। जैसे हमारे पास है कॉपर सल्फेट CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है, इसको अमोनिया के साथ क्रिया करा दिया गया, अमोनिया के साथ क्रिया कराया फिर बच्चों, तो ये बनाया CuNH3 का होल 4, और बच्चों कॉपर यहां पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा, होल 4 होगा कि होल ट्वाइस होगा, 1 मिनट, क्योंकि इसकी गड़बड़ेशन नहीं होना चाहिए। सही है, सही है भाई, सही है सर, चलो। और SO4 2 नेगेटिव बाहर हो गया, इसकी संख्या हमने 4 ले ली। इनको आपस में मिलाया बच्चों, तो हमारे पास एक संकुल यौगिक मिल गया। यह संकुल यौगिक है, कौन सा यौगिक है? संकुल यौगिक। अब यदि सोचोगे कि इसको जल के साथ मिलाए तो ये फिर से अपने मूल स्थिति में आए, तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए तो इनको हम संकुल लवण के नाम से जानते हैं, संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं कि भाई हमने 2 लवणों को आपस में मिलाया। हो सकता है इसकी जगह दूसरा भी लवण ले लो जिसमें अमोनिया हो, NH4Cl ले लो, NH4 कुछ भी ले लो भाई, है ना। कहने का तात्पर्य यह हुआ प्यारे बच्चों कि जब 2 या 2 से अधिक लवणों को मिलाया तो आप लोगों ने देखा कि एक योगात्मक लवण बना। अब यदि उसको जल के साथ मिला दें तो यदि अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जा रहा है तो इसका मतलब वो द्विक लवण, और यदि ये अपने अवयवी घटकों में विभक्त नहीं होता बच्चों, यानी जल का परीक्षण नहीं देता, वो आपका संकुल लवण। उपसंयोजी यौगिक ऐसे आणविक यौगिक है जो जल या किसी अन्य विलायक में घोले जाने पर अपनी पहचान बनाए रखते हैं, यानी अपनी पहचान नहीं खोते, उन्हें बोलते हैं बच्चों संकुल लवण। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग बस इतना लिख लेना, संकुल लवण के उदाहरण। एग्जाम्पल यहां पर आप लोग इसको ऐसा लिख लेना, एग्जाम्पल CuNH3 का होल 4, और बच्चों यहां पे आपका 2 पॉजिटिव। ठीक, ये उदाहरण हो गया। इसके भी प्रकार है, इसके भी 3 प्रकार बच्चों, किसके? संकुल लवण के या संकुल यौगिक के 3 प्रकार हैं। संकुल यौगिक या संकुल लवण के प्रकार वो कौन कौन से सर? इसके भी 3 प्रकार हैं। एक तो बच्चों हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहां पे धनात्मक आयन है, ठीक है, तो धन आयनिक संकुल,
धनायनिक संकुल, मतलब जो संकुल है ये तीन प्रकार है बच्चों। एक ऋणायनिक संकुल, और तीसरा बच्चों उदासीन संकुल। मैं इसको क्यों बताता हूं, अब एमपी बोर्ड जानते हैं कैसे क्वेश्चन देता है। परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन से नहीं देता कि परीक्षा अध्ययन पढ़ लो, परीक्षा बोर्ड पढ़ लो तो काम हो, ऐसा नहीं। ऐसे घुमा देता है कि धनायनिक संकुल किसे कहते हैं एक नंबर में। अब बोले सर हमने संकुल यौगिक पढ़ा था, धनायनिक संकुल तो हमने जाना ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, एनसीईआरटी में भी नहीं है। और फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था। अरे भाई सीधा सीधा सिंपल सा उदाहरण है कि एक ऐसा संकुल जिसमें धन आयन हो, जैसे यहां पर आपने ले लिया कॉपर, ले लिया बच्चों NH3 का होल 4 है, और इसमें बड़े ब्रैकेट यानी उप सहसंयोजी कोष्टक के बाहर, क्षेत्र के बाहर आयन है बच्चों 2 पॉजिटिव। तो जिस संकुल में धन आयन हो वो धन आयनिक कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा? धन आयनिक। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया FeCN का होल 6, इसमें आपका 4 निगेटिव होता है, 4 निगेटिव होता है बच्चों, और 4 निगेटिव है इसका मतलब ऋण आयनिक संकुल। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, कोबाल्ट है, इसमें भी Cn का होल 6 रहता है, Cn का होल 6, इसमें 3 निगेटिव। तो बताओ ये कौन सा संकुल होगा? ऐसे संकुल जिसमें क्या हो बच्चों, ऋण आयन हो, वो ऋण आयनिक संकुल कहलाएगा, यानी संकुल आयन ऋणावेशित हो। ऐसे संकुल जिसमें संकुल आयन क्या हो, ऋणावेशित हो बच्चों, वो आपका ऋण आयनिक संकुल कहलाएगा। लेकिन जिसमें किसी प्रकार का कोई आवेश ना हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई आवेश ना हो, वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों? वो क्या कहलाएगा? वो उदासीन संकुल कहलाएगा। एक एक एग्जाम्पल याद कर लोगे आप लोग, दुनिया भर की एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोर्ड एग्जाम के लेवल में बता रहा हूं। हाँ, इनका नामकरण ऐसा पढ़ाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं बच्चों कि कोई भी बच्चा होगा, कमजोर से कमजोर बच्चा होगा, 2-3 लेक्चर यदि देख लेगा तो इनका नामकरण पूरा सीखेगा। बेसिक से हम समझाएंगे, लेकिन हाँ भाई प्यार सपोर्ट बनाए रखना है, और इसके लिए आपको नोट्स लेना बहुत जरूरी है। मात्र 100 रुपए का चार्ज है, क्योंकि हमारे साथ भी कुछ ऐसे साथी हैं जो इस चैनल को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, आप लोगों की हेल्प के लिए कंटेंट बनाते हैं। वो आपको सामने तो नहीं दिखते, लेकिन जैसे अब मॉडल सेट तैयार हो रहा है, उसके लिए थोड़ा बहुत खर्च लगते हैं। तो ऐसे तमाम चीजें होती है बच्चों जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है यूट्यूब पे। इसके लिए एक छोटा सा अमाउंट लगता है नोट्स के लिए, आपके लिए बच्चों की यदि छोटा सा अमाउंट दे देते हैं तो प्रॉपर नोट्स मिल जाता है, और हमारा भी एकदम बढ़िया प्रॉपर हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो नोट्स जरूर ले लें, मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है बच्चों, ताकि प्रॉपर तैयारी हो सके। फिलहाल संकुल यौगिक के 3 प्रकार हैं जो आप लोगों ने समझ लिया कि ऐसा यौगिक या ऐसा संकुल जिसमें आयन जो है वो कैसा हो बच्चों, धन आयन है, यानी संकुल आयन कैसा है, धनात्मक है। संकुल आयन है ना, धनात्मक है, वो आपका धनायनिक संकुल कहलाएगा। और जिसमें संकुल आयन ऋणात्मक है बच्चों, यदि ऋणावेशित है, वो संकुल ऋणायनिक संकुल कहलाएगा। और जिसमें किसी प्रकार से कोई आवेश नहीं है, वो आपका उदासीन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों? उदासीन कहलाता है। एक एक उदाहरण, बाकी तो ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आखिरी जो हमारा बच्चों, अभी आपने द्विक लवण और संकुल लवण पढ़ लिया या संकुल यौगिक पढ़ लिया, तो इसके बारे में अंतर जो कि एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट में इसे खत्म करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपने बच्चों पढ़ा था कि द्विक लवण कैसे बनता है, 2 लवणों के आपस में मिलने से बनता है। और संकुल में भाई 2 से अधिक भी हो सकते हैं। देखो, तो यदि हम बात करते हैं कि द्विक लवण, तो द्विक लवण समानतः 2 सरल लवणों के समान आणविक अनुपात में होते हैं, यानी होने से बनते हैं बच्चों। और जबकि सरल लवण जिनके संकुल यौगिक बनते हैं, समान आणविक अनुपात में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन फॉलो नहीं करता। ठीक है, कि द्विक लवण का नाम ही है द्विक लवण, तो 2 लवणों के आपस में समान अनुपात में मिलने से बनते हैं, समान आणविक अनुपात यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, लेकिन संकुल यौगिक में ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अच्छा, केवल क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे बच्चों हमने कहा कि भाई साहब 2 लवणों को आपस में मिलाया तो संकुल लवण बन गया, जिसे हम योगात्मक यौगिक के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, जिसमें द्विक लवण हुआ
दुख लबड़ को आपस में मिलाया तो भाई साहब दो लबड़ों को आपस में मिलाया तो जैसे फिटकरी बना दिया, और फिटकरी को फिर से पानी में यदि मिला दें तो फिर से अपने मूल अवयव में विभाजित हो जाता है। तो यदि वो ठोस है तो ठीक है, लेकिन यदि उसको द्रव में मिला दिया तो फिर उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। आप खुद सोचो ना, अभी आपने क्या पढ़ा, अपने यहां पे बढ़िया प्यार से पढ़ा कि भाई कार्नेलाइट है, अभी ये सॉलिड है, क्रिस्टल में है तो ठीक है, लेकिन जैसे इसको जल में मिलाएंगे तो अपने मूल अवयव में विभक्त हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दुख लवण है वो केवल क्रिस्टल अवस्था में हो सकता है, सॉलिड स्टेट में हो सकता है, भाई द्रव अवस्था में नहीं हो सकता। ये तो क्लियर है, सही है कि नहीं? क्योंकि जैसे इसको द्रव के साथ मिलाएंगे अपना अस्तित्व खो देता है और मूल अवयव में विभक्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि केवल क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और ये क्रिस्टल और विलयन दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। जल के साथ मिलाते तो इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। ये आयनिक यौगिक होते हैं बच्चों, लेकिन ये आयनिक भी हो सकते हैं और जटिल भाग में सदैव उपसर्जक बंध पाया जाता है। आयनिक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा कि यदि उदासीन भी तो होता है, जिसमें आयन नहीं है तो उदासीन है, जिसमें आयन नहीं तो उदासीन। तो मतलब जो द्विक लवण होती है, आयनित होते बच्चों, ये उदासीन भी हो सकता है। तीसरा अपना क्लियर हो गया। चौथा, जलीय विलयन में हमेशा मूल आयनों में विभाजित हो जाते हैं। यह भी आपको बताया कि द्विक लवण का एक गुण ही है, इसी के आधार पर इसको हम परिभाषित करते हैं कि एक ऐसा संकुल यौगिक जिसको जल में मिलाने से वो अपघटित हो जाए, अपने मूल अवयवों में विभक्त हो जाए, वो आपका द्विक लवण हो जाता है। लेकिन जो संकुल यौगिक है बच्चों, यदि संकुल यौगिक विलयन में वियोजित होते तो एक जटिल आयन प्राप्त होता जो कि मूल आयनों से, मात्र आयनों से बिल्कुल अलग होते हैं। यदि मान लीजिए किसी तरीके से विभक्त हो भी जाए तो एक जटिल आयन बनाते हैं, वो मूल अवयवों में विभक्त नहीं होते हैं। इसके बाद बच्चों, द्विक लवण के गुण मूल यौगिकों के ही समान होते हैं, क्योंकि भाई वो मूल यौगिकों से बनते हैं और फिर उसी में वो विभक्त हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाई उनका गुण लगभग मूल यौगिकों के समानता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। संकुल यौगिक जो होते हैं वो मूल यौगिकों के गुणों से काफी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, द्विक लवण में धातु आयन की समान संयोजकता होती है। संकुल यौगिकों की बच्चों एक विशिष्ट समन्वयन संख्या होती है, जो कि आगे चलकर आप सीखेंगे कैसे समन्वयन संख्या, कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। एक एक एग्जाम्पल आपको लिख लेना है। तो आपने जैसे लिखा कि K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो ये बच्चों आपका फिटकरी का सूत्र है। तो एक और एग्जाम्पल लिख लेना, यहां पे एग्जाम्पल आप लोग लिख लेना। अभी जो आपने देखा CuNH3 का होल 4 और फिर बच्चों 2 पॉजिटिव। ठीक, इस तरीके से एग्जाम्पल आप लोग लिख लेना तो 7वां नंबर हो जाएगा। बाकी कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 3 या 4 नंबर का। तो यदि 4 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे अंतर बन जाना चाहिए। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे। एक छोटा सा लेक्चर था बच्चों, बाकी अगला लेक्चर थोड़ा सा धमाकेदार आएगा, तो मिस मत करना। हाँ, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।